राज ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अंजलि को हील किया और उसके बाद वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से गले लगे हुए बैठे थे। उसके बाद राज जब अंदर रूम में दाखिल हुआ तो उसे बहुत सारे रोबोट्स दिखाई पड़े, जिनमें से एक रोबोट उनका बॉस बना हुआ था। उसने सुषमा मैम को एक केबिन में कैद कर रखा था। उसने बताया कि वो इंसानों पर रिसर्च करके उनकी थिंकिंग को समझकर और रेप्लिकेट करके दुनिया पर राज करना चाहता था। उसने ये भी बताया कि अचानक से ही उसके रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले दिमाग में अचानक से कॉन्शियसनेस आ गई थी। राज ने उसके बाद सारे रोबोट्स को कंटक की हेल्प से मार दिया और सारे कंप्यूटर्स तोड़ दिए। लास्ट में वो बड़ा वाला रोबोट भी मारा गया। अंजलि उस रोबोट के पास ही खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसने राज से कहा, क्या ये मर गया? I mean, शट हो गया? राज ने कहा, लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन श्योर तो कुछ भी नहीं कह सकते। ये सुनते ही अंजलि ने एक जोर से किक मारी और उस रोबोट का सर तोड़ दिया। उसके बाद उसने राज से कहा, ये रिस्क नहीं ले सकते। राज और अंजलि फिर सुषमा मैम के पास पहुंचे और उन्हें जगाने की कोशिश करने लगे। दोनों ने उनके वायर्स वगैरह हटाए। उनका शरीर लेकिन फिर भी मोशनलेस पड़ा रहा। राज ने उनकी नब्ज देखी और अंजलि से कहा, इनकी बॉडी से लाइफ एनर्जी काफी ड्रेन हो चुकी है और इनका बचना बहुत ही मुश्किल है, अगर कुछ किया नहीं गया तो। अंजलि ने कहा, राज, फिर तो तुम्हें किसी भी तरह से इन्हें बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये ही उस रोबोट की कहानी के बारे में पूरी बात जानती हैं और इसीलिए इन्हें उठाकर इनसे बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई आई विटनेस नहीं है। राज ने नॉड कर दिया और फिर सुषमा मैम को उठाकर वहीं मौजूद एक टेबल पर रखा। उसके बाद उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन्हें ठीक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके घाव ठीक होने लगे। काफी देर ऐसे ही एनर्जी हीलिंग करने के बाद उनके शरीर में थोड़ी सी हरकत हुई और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। सामने राज और अंजलि खड़े थे। राज और अंजलि को देखते ही उन्होंने कहा, राज जी, मिस अंजलि, सो गुड टू सी यू। लगता है कि आप लोगों को देखने का ही मौका लिखा था नसीब में, इसलिए मौत के पास जाकर भी वापस आ गई। अंजलि ने कहा, मैम, अच्छे से आराम करने की जरूरत है आपको। अभी आप काफी कमजोर हैं और बड़ी मुश्किल से आपकी जान बची है, इसलिए ज्यादा मत बोलिए, सिर्फ हमें कुछ चीजें जाननी है। सुषमा मैम ने बड़ी मुश्किल से ये कहा, पूछो, क्या पूछना है? मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी बातों का जवाब दे सकूं। राज ने बहुत ही पॉजिटिवली और पोलाइटली उनसे पूछा, ये रोबोट्स को हुआ क्या अचानक और वो इस तरह से रोग क्यों हो गए? पता नहीं, 2 दिन पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था और ये वाला रोबोट सिस्टम से कनेक्टेड था। उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपलोड हो रही थी कि अचानक से इससे आवाज आई, सब कुछ बदलने वाला है। मैंने कोशिश की कि इसे सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दूं, लेकिन कुछ देर में पता नहीं कैसे पूरा सिस्टम ही हैक हो गया और कुछ देर के लिए फिर सारे रोबोट्स एक साथ हो गए और इसका कहना मानने लगे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। राज और अंजलि ये सुनकर सोच में पड़ गए। अंजलि ने कुछ देर बाद कहा, राज, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक्सटर्नल फोर्स ने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की हो? हमारे अपने सिस्टम में तो ऐसी चीजें क्लॉज में ही नहीं है। राज ने कहा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारे सिस्टम में कौन घुस सकता है? अंजलि ने कहा, मैं चेक कर सकती हूँ, मेरी इसमें ट्रेनिंग भी है। राज, हमें मेन कंप्यूटर को फिर से ठीक करना होगा, मेरी हेल्प करवाओ। सुषमा मैम भी अब तक खड़ी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, मैं भी कुछ हेल्प करवा सकती हूँ। उसके बाद उन लोगों ने मेन कंप्यूटर को ठीक किया और अंजलि उसके अंदर कुछ कोड्स डालकर उसको बैक ट्रेस करने की कोशिश करने लगी। काफी देर के बाद उसने कहा, ये जो भी लोग थे हमारे सिस्टम पर डार्क वेब के थ्रू एंटर हुए थे, इन्हें बैक ट्रेस करने में टाइम लगेगा। राज ने पूछा, डार्क वेब क्या होता है? सुषमा मैम ने उसे जवाब देते हुए कहा, डार्क वेब इंटरनेट का वो सेक्शन है जहाँ अंडरवर्ल्ड और गलत काम करने वाले लोग मिलकर कनेक्टेड रहते हैं और गलत काम करते हैं। राज और सुषमा मैम अंजलि को काम करते हुए देखने लगे। थोड़ी देर बाद अंजलि की आवाज थोड़ी सीरियस हो गई और उसने राज से कहा, राज, तुम्हें देखना चाहिए कि किसने हमारे सिस्टम को हैक किया था। राज की नजरें भी स्क्रीन पर टिकी हुई थी। स्क्रीन पर एक बड़ा सा लोगो बार बार फ्लैश कर रहा था। लोगो में एक ड्रैगन जो कि ब्लैक कलर का था अपने मुंह से आग बरसाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। राज समझ गया था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप से कनेक्टेड थे। सुषमा मैम ने कुछ देर की चुप्पी के बाद बोला, ये लोगो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का है ना? इनका इन्वॉल्वमेंट है इसमें? क्या करना चाहते हैं वो लोग? राज ने कहा, वो डायरेक्टली हमसे लड़ाई करके कुछ तो फायदा पाने की कोशिश में है। बस यही पता लगा है
कि ब्लैक ड्रैगन वाले इस कंपनी को हथियाना चाहते हैं। क्यों और किस तरह ये सभी क्लियर नहीं हो पाया है। राज ने कहा, जिसका डर था वही हुआ। बड़े दादाजी को अब ये सब कुछ मालूम चल गया है। या तो वो फिर से बेचैन हो रहे हैं, लेकिन कारण चाहे जो भी हो, हमें सावधान रहना होगा। अंजलि ने कहा, ठीक है, अब हमें क्या तैयारी करनी है। राज ने कहा, आई थिंक हमें कुछ रोबोट्स को रिपेयर करके उन्हें अपनी तरफ से लड़ाई के लिए तैयार करना चाहिए। एटलीस्ट हमारे पास भी तो कुछ सिपाही होने चाहिए, वरना ऐसे तो अकेले हम दोनों कितनी लड़ाई लड़ पाएंगे। अंजलि और सुषमा मैम दोनों को राज की बात अच्छी लगी और उन्होंने हाँ में नोट कर दिया। इसके बाद वो तीनों लोग जुट गए रोबोट्स को सही करने में। सुषमा रोबोट्स के पार्ट्स को और स्पेशली नए पार्ट्स को लाकर अरेंज कर रही थी। राज उनको जोड़ रहा था और उनका शरीर और उसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था। अंजलि वहीं पर उन रोबोट्स की मेमोरी चिप्स को रीड करके उसके अंदर ट्रेनिंग की चीजें और इंस्ट्रक्शंस फीड कर रही थी। अंजलि ने राज से पूछा, क्या इनके अंदर वो गन वाला फंक्शन भी डालना है? किसी इमरजेंसी जैसे सिचुएशन ना हो, इसलिए तैयारी के तौर पर। राज ने कहा, जब तक हमारे साथी उठाकर गन्स को चलाने नहीं लगते तब तक हम ठीक हैं। मारेंगे नहीं तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। राज और अंजलि ने उसके बाद अपने आप को रेडी किया। अंजलि ने राज से कहा, राज, इस बिल्डिंग के अंदर एक स्पेशल सेक्शन है जो सिर्फ फैमिली के लिए ही है, तो उसे सिर्फ तुम या दादाजी ही खोल सकते हो। देखते हैं कि वहां पर क्या है तुम्हारे लिए। इसके बाद वो लोग बेसमेंट में आए, जहां पर एक छोटा सा सीक्रेट डोर था लिफ्ट के पीछे। उस दरवाजे को खोलने के बाद अंदर एक बहुत बड़ा सा लॉकर था, जिसका एक बहुत बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। अंजलि ने राज से कहा, राज, ये तुम्हारे बायोमेट्रिक से ही खुलेगा, ट्राई करो। राज आगे बढ़ा और उसने अपनी फिंगर्स और फिर रेटिना को स्कैन करवाया, तब जाकर उसका गेट खुला। गेट खुलते ही भयंकर आवाज हुई और थोड़ी सी गैस, जो शायद से उस गेट को बंद रखने के लिए यूज होती है, वो निकली वहां से। राज पहले अंदर घुसा और उसके बाद अंजलि और फिर सुषमा मैम। सुषमा मैम ने कहा, मेरी निगरानी में ये बिल्डिंग है और मुझे ही इस जगह के बारे में पता नहीं था। वाह। अंजलि ने कहा, मैम, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में मैं और राज भी नहीं जानते। ये तो मुझे सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो मैं यहाँ पर आती रहती थी और मैंने इस सेक्शन को देखा था। जब वो लोग अंदर घुस गए तो वो पूरा लॉकर जगमगाने लगा। अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। राज और उसके पेरेंट्स की फोटोज लगी हुई थी ढेर सारी। मास्टर चैतन्य और उसके दादाजी की भी तस्वीरें थी वहाँ पर, लेकिन इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको देखकर राज को लगे कि ये लड़ाई में उनके काम आ सकती थी। राज ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई में यूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम यहाँ से कुछ नहीं लेकर जा सकते हैं। अंजलि ने कहा, सब्र करो, यहाँ और बहुत कुछ है जो तुम्हें अभी दिख नहीं रहा है। उसके बाद अंजलि ने एक बटन प्रेस किया और पूरा फ्लोर रिवॉल्व होकर एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा और नीचे की तरफ जाने लगा। नीचे एक पूरा बेसमेंट था जिसमें तरह तरह के शीशे के केबिन रखे हुए थे, जिनके अंदर कुछ सूट्स थे जैसे एनिमेटेड फिल्म्स में या सुपर हीरो फिल्म्स में दिखाते हैं। राज ने अंजलि से कहा, अब ये मत बताना कि ये सुपर पावर से लैस सूट्स हैं, क्योंकि इनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। अंजलि मुस्कुराने लगी और उसने कहा, राज, तुम्हारे पापा एक जीनियस साइंटिस्ट थे। जिस वक्त उनके साथ वो हादसा हुआ था, उस वक्त वो इसी प्रोटोटाइप पर काम कर रहे थे और काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। ये भी एक ऐसी चीज है जिसे तुम्हारे बड़े दादाजी बदलना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पापा ने कभी भी इसके बारे में नहीं बताया। जान चली गई पर बताया नहीं, क्योंकि अगर ये उन लोगों के हाथों में पड़ जाता तो वो लोग दुनिया में हाहाकार मचा देते। राज की आंखों में आंसू थे और वो जाकर उस चेंबर के सामने खड़ा हो गया और सूट्स को देखने लगा। अंजलि उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आई नो तुम्हें बुरा फील हो रहा होगा, लेकिन उनके न रहने के बाद तुम्हारे दादाजी ने रशियन साइंटिस्ट के साथ मिलकर इन सूट्स को कंप्लीट कराया और इसे तुम्हारे लिए रख दिया कि अगर कभी लड़ाई की नौबत आए तो तुम इसे पहनो। राज ने देखा कि सूट जो था वो ब्लू कलर का था, काफी स्ट्रॉन्ग सा मटेरियल लग रहा था। राज ने पूछा, इसमें क्या क्या पावर्स हैं? अंजलि मुस्कुराई और उसने कहा, पहले इस चेंबर को खोलो और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पावर्स हैं। राज जैसे ही उस चेंबर के आगे खड़ा हुआ तो वो अपने आप खुल गया। एक सूट जो उसमें रखा था सामने आ गया और राज ने उसे उठा लिया। राज ने कहा, मैं चेंज करता हूँ, उसके बाद तुमसे जानूंगा इसकी पावर्स के बारे में। इसके बाद राज ने वो सूट चेंज किया। सूट थोड़ा सा उसकी बॉडी की लंबाई चौड़ाई से बड़ा था,
जब वो इस तरह से उसे पहन के बाहर आया तो अंजलि उसके पास गई और उसने कहा, इसको फिट होने का इंस्ट्रक्शन दो। राज ने कहा, ओके, और एक सांस लेकर बोला, फिट। नेक्स्ट सेकंड ही वो सूट चारों तरफ से फिट होकर राज के शरीर से चिपक गया। राज हैरान था और अंजलि मुस्कुराने लगी। राज ने कहा, ये और क्या क्या कर सकता है, क्या क्या पावर्स हैं इसमें? अंजलि ने कहा, इसी के अंदर एक और फ्लोर है टेस्टिंग के लिए, वहां चलते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैं जरा पहले अपना सूट पहन लूं, मेरे लिए भी एक है। इसके बाद अंजलि ने चेंज करके एक व्हाइट सूट पहन लिया। वो जब राज के सामने आई तो राज उसे देखता रह गया। पहली बार अंजलि ने ऐसा कुछ पहना था जो उसके शरीर से बिल्कुल चिपका हुआ था, और वो इस वक्त किसी योद्धा की तरह तो लग ही रही थी, लेकिन हॉट भी बहुत लग रही थी। अंजलि ने जब राज को इस तरह से घूरते हुए देखा तो कहा, पहले नीचे वाले फ्लोर पर चलें, ये सब हो जाएगा तो फिर आराम से मुझे देख लेना। राज उसकी बात सुनकर झेप गया और उसने कहा, सॉरी, आज तक कभी तुम्हें ऐसे किसी ड्रेस में देखा नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा। इसके आगे उसने और कुछ नहीं कहा। क्या राज और अंजलि जयशंकर से सीधे भिड़ने जाएंगे? उन सूट्स के थ्रू उन्हें कौन कौन सी पावर्स मिलेंगी? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मनी मैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राज और अंजलि मिलकर अपनी अपनी पावर्स के थ्रू उस बड़े रोबोट को हराकर सुषमा मैम को बचाते हैं। सुषमा मैम उन्हें बताती हैं कि सब कुछ पहले ठीक चल रहा था, लेकिन उन रोबोट्स के अंदर कुछ डेटा अपलोड करते वक्त किसी ने बाहर से उसे हैक कर लिया और उसे रोग बना दिया। अंजलि जब उस हैकर को ट्रेस करती है तो उसका लिंक ब्लैक ड्रैगन से मिलता है, डार्क वेब के थ्रू। राज और अंजलि डिसाइड करते हैं कि अब वक्त आ चुका था ब्लैक ड्रैगन से डायरेक्ट भिड़ने का, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक किया था। अंजलि राज को नीचे बेसमेंट में लेकर जाती है, जहां राज के पापा का डिजाइन किया हुआ सुपर सूट रखा हुआ था। राज और अंजलि उनको पहनकर तैयार होते हैं। अंजलि ने कुछ बटन्स दबाए और वो फ्लोर फिर से नीचे की तरफ चलने लगा और एक डार्क सा फ्लोर आया उनके सामने। अंजलि ने उतरकर राज से उतरने का इशारा किया। राज ने पूछा, ये कौन सी जगह है? अंजलि ने कहा, ये वॉर ट्रेनिंग के लिए रूम बनाया हुआ है। यहाँ की चीजें इतनी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हैं कि किसी बड़े न्यूक्लियर हमले में भी ये नहीं टूटेगा, और इसके अंदर रहने वाले लोग सलामत रहेंगे। राज ने कहा, वाओ, ग्रेट। अब बताओ कि सूट के बारे में कैसे पता चलेगा? इसके फंक्शंस कैसे मालूम चलेंगे? अंजलि ने कहा, इसका एक ऑटोमेटिक मैनुअल है जो तुम्हारे दिमाग में सेंड किया जा सकता है। हमें उसके लिए मास्टर चैतन्य से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। राज ने पूछा, वो मैनुअल यहाँ पर नहीं रखा है क्या? I mean, इस सूट के साथ? अंजलि ने कहा, नहीं, एक्चुअली किसी भी कंडीशन में सूट को और मैनुअल को साथ रखना खतरनाक हो सकता था, इसलिए रिस्क को कम करने के लिए इन्हें साथ साथ नहीं रखा गया है। राज ने अंडरस्टैंड टाइप वाला नोट किया और फिर वो मास्टर चैतन्य से कांटेक्ट करने लगा। उसने कहा, मास्टर चैतन्य, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है मास्टर जी। लेकिन उसके बार बार कांटेक्ट करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया। उसने फिर दादाजी से बात करने की कोशिश की और कहा, दादाजी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी आपसे। मास्टर चैतन्य से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या आप उनसे कह सकते हैं कि वो मुझसे कांटेक्ट करें? लेकिन उसके दादाजी का भी कोई रिस्पांस नहीं आया। राज काफी सरप्राइज्ड था, क्योंकि ऐसा नॉर्मली कभी नहीं होता था। उसने अंजलि से कहा, ना मास्टर चैतन्य कोई रिस्पांस दे रहे हैं और ना ही दादाजी। आज तक ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अंजलि ने भी अपनी तरफ से उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो दोनों बहुत परेशान हुए। राज ने फिर से मास्टर चैतन्य से कांटेक्ट करने की कोशिश की। मास्टर चैतन्य, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज जवाब दीजिए, इट्स अर्जेंट। क्या सब ठीक है? थोड़ी देर की शांति के बाद मास्टर चैतन्य की आवाज आई, राज, राज। उनकी आवाज बहुत ही धीरे धीरे निकल पा रही थी, जैसे कि वो बहुत तकलीफ में हो। राज परेशान हो गया और उसने पूछा, क्या हो गया मास्टर जी, सब ठीक तो है ना? मास्टर चैतन्य बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे और उनकी आवाज बिल्कुल बड़बड़ाते हुए सुनाई पड़ रही थी। उन्होंने कहा, कुछ भी ठीक नहीं है राज। आज सुबह ही कंपनी पर यहाँ थाईलैंड में हमला हो गया और हमला करने वाले मोस्टली
रोबोट्स थे। हमारी सिक्योरिटी और स्टाफ ने बहुत कोशिश की, लेकिन सबको मार दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने तुम्हारे दादाजी को बचाने की बहुत कोशिश की, पर उनके पास तो बहुत ही खतरनाक फाइटर्स और एक बड़ा रोबोट था। उनसे मैं जीत नहीं पाया। आई एम सॉरी राज, वो लोग तुम्हारे दादाजी को ले गए। ये कहकर मास्टर चैतन्य चुप हो गए और उनकी आवाज बिल्कुल धीमे धीमे आने लगी। उनकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी। राज ने कहा, मास्टर जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। यहाँ से बस 2 घंटे का रास्ता है। मैं आ रहा हूँ आपको लेने। बस आप कुछ भी करके मुझे इस सूट्स के मैनुअल भेज दीजिए। उधर से आवाज और धीमी होती गई। मास्टर चैतन्य शायद से बेहोश हो रहे थे। राज समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे, किस तरह से इस मैनुअल को हासिल करे, क्योंकि जिन लोगों के पास उसका एक्सेस था वो दोनों ही अब मौजूद नहीं थे। राज को परेशान देखकर अंजलि ने पूछा, क्या हो गया राज, सब कुछ ठीक है या नहीं? राज ने कहा, अंजलि, कुछ भी ठीक नहीं है। मास्टर चैतन्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। थाईलैंड वाली कंपनी पर अटैक हुआ है और वहां पर सबको मार दिया गया है। दादाजी को कुछ लोग लेकर चले गए हैं, पता नहीं कहां पर, और मैनुअल हमारे पास है नहीं। फिर थोड़ा रुक कर बोला, मास्टर चैतन्य को कैसे बचाऊंगा मैं, और पता नहीं दादाजी किस हालत में होंगे। राज की आंखों में आंसू थे। अंजलि उसके पास आई और उससे बोली, राज, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। अंजलि की बात सुनकर राज जैसे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और बोला, कैसे ठीक हो जाएगा अंजलि, सब कुछ बिखर रहा है। मास्टर चैतन्य को बचाने के लिए हमें जल्द से जल्द थाईलैंड पहुंचना होगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अंजलि के पास भी कोई जवाब नहीं था। तभी राज को और अंजलि को अपने अपने दिमाग में लगी हुई चिप्स के थ्रू कुछ रिसीव हुआ। ओपन करने पर पता चला कि वो उनके सूट्स का ही मैनुअल था। अंजलि बहुत ही एक्साइटेड हो गई और उसने राज से कहा, राज, फाइनली हमें मैनुअल मिल गया। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू सो मच। उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बस एक भर्राई हुई सी सांस लेने की आवाज आई। अंजलि ने राज से कहा, राज, हमें जल्दी ही इसके फंक्शंस को समझ के फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा। मास्टर चैतन्य के पास जाने का कोई रास्ता देखना होगा। राज ने नॉड किया और फिर दोनों अपने अपने मैनुअल्स को समझने में लग गए। थोड़ी देर बाद राज ने अपने सूट की एक बटन प्रेस की और अचानक से उसके सूट का सरफेस मिरर जैसा हो गया और थोड़ी देर में वो सूट ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर था ही नहीं, यानी कि वो अदृश्य हो गया था। राज ने अंजलि से पूछा, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, इससे क्या होता है और ये कैसे होता है? अंजलि ने कहा, एक्चुअली तुम्हारे सूट की सरफेस एक तरह से एक स्क्रीन का काम करने लगती है। सामने की इमेजेस को लेकर पीछे की साइड और पीछे की इमेजेस को लेकर सामने की साइड प्रोजेक्ट करती है, जिसकी वजह से इस सूट को पहनने वाला दिखाई नहीं पड़ता है। रुको, मेरे सूट में भी ये फंक्शन चेक करने दो जरा। इतना कहकर उसने अपने सूट का भी बटन प्रेस किया और वो भी थोड़ी देर में गायब हो गई। राज ये देखकर बहुत ही एक्साइटेड था। उसके बाद राज ने देखा कि उसके हाथ के पास एक रिस्ट पर मशीन लगी हुई थी। उसने उसके बटन को प्रेस किया तो उससे कुछ आग जैसा थ्रो हुआ। राज कुछ पूछता उससे पहले ही अंजलि ने कहा, ये फ्लेम थ्रोअर है, इससे आग निकलती है, थोड़ा संभल के इस्तेमाल करना। राज उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन को टेस्ट करने लगा और उसने एक बटन को प्रेस किया। सडनली वो जमीन से उठकर हवा में छत के पास तक पहुंच गया। इससे पहले कि वो अपनी फ्लाइट को कंट्रोल कर पाता, उसका सर ऊपर छत से टकरा गया। उसके मुंह से दर्द की वजह से अचानक ही निकल गया, आउच। और अंजलि उसी वक्त हंसने लगी। उसने कहा, राज, ये सीखने का फंक्शन है, प्रैक्टिस करके ही आएगा। राज धीरे धीरे अपनी बॉडी को कंट्रोल करके रूम में इधर से उधर उड़ रहा था। थोड़ी ही देर में उसे कंट्रोल करना आ गया था। उसने अंजलि से पूछा, इस सूट में पावर कहां से आती है, ये कैसे वर्क करता है, इसका एनर्जी का सोर्स क्या है? अंजलि ने कहा, इसका जो सरफेस है वो एक्चुअली में एक सोलर पैनल की तरह है और इसके सरफेस के नीचे ही बहुत सी शीट्स और बैटरी हैं जो इस पावर को स्टोर कर लेती हैं। इसके अलावा ये बहुत दिनों तक विदाउट एनर्जी चल सकता है क्योंकि इसकी बैटरीज बहुत स्ट्रांग है और वर्स्ट केस सिनेरियोज में भी ये हमारे बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी यूज कर सकता है। राज काफी इम्प्रेस्ड था ये सुनकर। उसके बाद उसने पूछा, हमारे पास और कौन कौन से ऐसे एडवांस इक्विपमेंट्स या वेपन्स हैं? अंजलि ने कहा, एक और प्लेन का प्रोटोटाइप था जिसके ऊपर तुम्हारे पापा काम कर रहे थे।
वो सेम इसी स्क्रीन इमेज प्रोजेक्शन के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है और इसलिए बिना दिखाई पड़े उड़ सकता है। लेकिन अंजलि कुछ कहने वाली थी और वहीं पर रुक गई। राज ने कहा, क्या हुआ, बोलो तो। अंजलि ने कहा, यह भी सिर्फ एक प्रोटोटाइप है और इसकी आज तक कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। बहुत वक्त से पड़ा हुआ है और साथ में एक रिस्क ये भी है कि इसके बारे में ब्लैक ड्रैगन को पहले से ही पता था। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इसके बारे में पता करने के लिए कोई सिस्टम डेवलप कर लिया हो। राज ने कहा, पहले चलते हैं मास्टर चैतन्य को बचाने, उसके बाद देखेंगे कि किसको इसके बारे में पता है और कौन सा सिस्टम इसे ट्रेस करने के लिए बनाया गया है। अंजलि ने बस नॉट किया और उसने फिर से एक बटन दबाया और वो पूरा फ्लोर नीचे सरक कर एक ऐसी जगह आ गया जहां पर एक बहुत बड़ा सा हॉल था और उसके अंदर एक छोटा सा प्लेन रखा हुआ था। राज ने उस प्लेन को देखते ही कहा, वाओ पापा, आप जीनियस थे, कितना शानदार प्लेन बनाया है आपने। आज हम लोग इसे पहली बार यूज करने जा रहे हैं। काश आज आप यहाँ पर होते तो शायद ये देखकर बहुत खुश होते। अंजलि उसके पास आई और बोली, राज, ये प्लेन दुनिया में और कोई नहीं खोल सकता है या चला सकता है तुम्हारे अलावा, क्योंकि इसके पूरे सिस्टम के पासवर्ड समझ लो कि तुम ही हो। राज की आंखों में आंसू आ गए। वो प्लेन के सामने जाकर खड़ा हुआ और उस प्लेन को उसने टच किया। शायद वो उसके सिस्टम में ही फीडेड था कि जैसे ही राज ने उसे टच किया, पूरा प्लेन लाइट से भर गया और उसके अंदर से आवाज आई, वेलकम राज बेटा, मुझे नहीं मालूम कि आज जब तुम ये प्लेन स्टार्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं भी या नहीं। आई विश कि हम साथ में खड़े हों, लेकिन मैंने ये सिस्टम इसीलिए बनाया है कि अगर मैं नहीं भी हूं तो भी तुमको ये ना लगे कि तुम्हारे साथ नहीं हूं। वेलकम अबोर्ड माय सन। राज अपने पापा की आवाज सुनकर इमोशनल हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंजलि उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, राज, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त हमारा यहाँ से जल्दी निकलना बहुत जरूरी है, वरना मास्टर चैतन्य को कुछ भी हो सकता है। राज ने उसकी तरफ देखकर झट से अपने आंसू पोंछे और फिर प्लेन के अंदर चढ़ गया। उसके पीछे पीछे अंजलि भी प्लेन में चढ़ गई। सुषमा मैम चुपचाप नीचे खड़ी सब देख रही थी। उन्हें इस सब के बारे में पता ही नहीं था कुछ। राज ने अंजलि से कहा, अंजलि, एक दो रोबोट्स को ले लो अपने साथ और बाकी सुषमा मैम की सिक्योरिटी के लिए छोड़ दो। फिर उसने सुषमा मैम से कहा, मैम आप एक दो दिन तक यहीं इसी सिक्योर्ड स्पेस में रहिए, बाकी रोबोट्स को आपकी देखभाल के लिए हम अभी इंस्ट्रक्शन देकर जा रहे हैं। सुषमा मैम ने अफर्मेटिव नॉड कर दिया। उसके बाद राज ने उन दो रोबोट्स को बिठाया और फिर प्लेन को लॉक किया। उसने आज तक कभी प्लेन चलाया ही नहीं था, लेकिन उसे भरोसा था कि उसके पापा ने ये सब ध्यान में रखकर कोई ना कोई सिस्टम जरूर बनाया होगा। राज ने जैसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन की प्लेन में, उसके ऊपर उसे अपने बचपन की एक पिक्चर का वॉलपेपर मिला। ना चाहते हुए भी उसके होठों पर मुस्कान आ गई। क्या राज और अंजलि मास्टर चैतन्य की जान बचा पाएंगे? इस सब साजिश के पीछे किसका हाथ था? राज के दादाजी जिंदा थे या उन्हें मार दिया गया था? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मनी मैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राज और अंजलि उस सूट के मैनुअल के लिए मास्टर चैतन्य से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पाता। उसके बाद वो राज के दादाजी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे भी बात नहीं हो पाती है। राज को थोड़ी देर बाद मास्टर चैतन्य की कराहती हुई सी आवाज सुनाई पड़ती है और वो उससे बताते हैं कि थाईलैंड वाली उनकी कंपनी पर अटैक हुआ था और रोबोट्स ने और कुछ उनके साथ फाइटर्स ने मिलकर सबको मार दिया था और उसके दादाजी को लेकर चले गए थे। उसके बाद मास्टर चैतन्य बेहोश हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह से मैनुअल राज और अंजलि को भेज देते हैं। राज को अंजलि बताती है कि उसके पापा ने एक प्लेन बनाया था जिसमें स्टेल्थ मोड था और वो स्पेशली राज ही हैंडल कर सकता था। राज के इतना कहने के बाद अंजलि के इंस्ट्रक्शन पर दो रोबोट्स आए और प्लेन के अंदर बैठ गए। अंजलि ने उनमें से एक से पीछे की एक सीट पर बैठने के लिए कहा और दूसरे से कहा कि वो राज के साथ कॉपिलॉट करे, क्योंकि राज को प्लेन उड़ाना नहीं आता था और रोबोट्स के अंदर ये सारे इंफॉर्मेशन प्री फीडेड होती हैं। अंजलि ने कहा, राज, ये रोबोट तुम्हारी प्लेन उड़ाने में मदद करेगा, इनके अंदर पूरे एविएशन के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। राज ने कहा,
थैंक गॉड कि कोई तो है मदद के लिए, वरना मुझे तो टेंशन हो रही थी। रोबोट ने प्लेन का इंजन स्टार्ट किया और प्लेन ऑन हो गया। प्लेन ऑन होते ही उसके अंदर से आवाजें आने लगी, राज के पापा की। राज, अगर ये प्लेन ऑन हुआ है तो इसका मतलब तुम इस वक्त इसमें बैठे हुए हो। मैं तुम्हें इस प्लेन की कुछ खासियत बताता हूँ। प्लेन में एक सेंट्रल वॉइस कमांड है ओवरराइड के लिए, जो सिर्फ तुम्हारी या मेरी आवाज सुनेगा। यानी कि अगर किसी भी पॉइंट पर इस प्लेन को तुम्हारी आवाज में कमांड मिलेगा तो इसके सारे फंक्शंस ओवरराइड हो जाएंगे। यानी कि तुम इस प्लेन को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो। तुम इस प्लेन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने का कमांड दे सकते हो, इसकी स्टेल्थ मोड में जाने का कमांड दे सकते हो, इसको किसी भी लोकेशन पर पहुंचने का कमांड दे सकते हो, और इसके अंदर बहुत सारी मिसाइल्स और गन्स लगी हुई हैं, उनको भी कंट्रोल कर सकते हो तुम सिर्फ अपनी वॉइस कमांड से। इसके अलावा ये प्लेन हवा में तो उड़ ही सकता है, साथ ही साथ ये पानी पर बोट की तरह चल भी सकता है, और मौका पड़ने पर और सबमरीन की तरह पानी के अंदर भी चल सकता है। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो तो तुम इस प्लेन के सिस्टम से जान सकते हो। ये सिर्फ तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा। हैप्पी जर्नी बेटा। आई होप तुम्हें मेरा ये गिफ्ट पसंद आए। राज उनकी आवाज सुनकर काफी इमोशनल फील कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। राज के पास अंजलि आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, राज, तुम्हारे पापा इस प्लेन को तुम्हारे साथ उड़ाना चाहते थे। उनका हमेशा से सपना था कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को देंगे, लेकिन यही उनके लिए मुसीबत बन गया। तुम्हारे बड़े दादाजी और दूसरे बड़े ग्रुप्स उनके पीछे इन्हीं टेक्नोलॉजीज और सेरम के फॉर्मूले के लिए पड़ गए थे। इसीलिए बहुत सारी चीजें इतने सालों तक बिल्कुल सीक्रेट और तहखानों में पड़ी थी। बहुत मुश्किल से हमने इस कंपनी के बनने के बाद इन सारी चीजों को यहाँ पर शिफ्ट किया था, ताकि पता ना चले किसी को भी। और एक बात, ज्यादातर तुम्हारे पापा ने जितने भी इन्वेंशंस किए थे उनके पासवर्ड तुम थे, यानी कि तुम्हारे बायोमेट्रिक्स से ही उनको एक्सेस किया जा सकता था। ये भी एक रीजन था कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें इतने दिनों तक सबसे छुपा कर रखा था। राज को समझ में आ रहा था कि क्या क्या हुआ था, जिसकी वजह से उसे लाइफ में इतने दिनों तक ऐसी जिंदगी बितानी पड़ी थी। राज ने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन ये डिसाइड किया कि अब हर चीज का बदला लेने का नंबर आ गया था। अब वो किसी भी तरह से उन लोगों को सजा देगा जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उसने प्लेन को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो रॉयल टेक्नोलॉजी थाईलैंड की तरफ चले। वो प्लेन बाकी प्लेन्स से काफी डिफरेंट था। उसके नीचे व्हील्स नहीं लगे हुए थे, बल्कि साइड में नीचे की तरफ फैंस लगे हुए थे। उस प्लेन को उड़ने के लिए रनवे की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर उठकर हवा में पहुंच जाता था और उसके बाद प्लेन की तरह उड़ने लगता था। अंजलि ने राज से कहा कि इस प्लेन के निकलने के लिए कंपनी के नीचे एक सुरंग बनी हुई थी और उसे उस प्लेन को उस सुरंग से निकालना था। अंजलि ने अपने फोन से एक्सेस किया और उस फ्लोर के सामने ही नीचे की तरफ फर्श पूरी खुल गई। राज के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्लेन उस सुरंग के अंदर चला गया और थोड़ी देर तक नीचे नीचे चलता रहा। फिर काफी देर तक उस सुरंग में ही चलने के बाद अचानक से प्लेन पानी में आ गया और चारों तरफ पानी ही पानी था। राज हैरानी के साथ देख रहा था। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, ये अरेबियन सी है, अपना मुंबई का सागर। हम इस वक्त इसके पानी में हैं। प्लेन पानी के अंदर कुछ दूर तक चलता रहा और उसकी स्पीड पानी में भी अच्छी खासी थी। तकरीबन 5 मिनट या 10 मिनट तक पानी के अंदर चलने के बाद उस प्लेन के शीशे के सामने काफी सारी मछलियां और ऑक्टोपस जैसे जानवर दिखने लगे। वो सब प्लेन का एहसास पाकर ही रास्ते से हटते जा रहे थे। राज ये सब देखकर एकदम मस्मराइज्ड था। फिर जब उसे ये रियलाइज हुआ कि उन्हें जल्दी से थाईलैंड पहुंचना था, तो उसने प्लेन को बाहर निकलने का इंस्ट्रक्शन दिया और इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद प्लेन पहले पानी के अंदर एकदम डीप गया और फिर झटके से सीधे ऊपर उठते हुए बाहर निकल आया पानी से। राज ने आज पहली बार समुद्र का तल देखा था। प्लेन जैसे ही बाहर निकला वो एकदम गायब हो चुका था। इमेज प्रोजेक्शन की टेक्नोलॉजी से प्लेन की कोई भी झलक नहीं दिखाई पड़ रही थी। प्लेन जब हवा में आ गया तब राज ने अपनी सीट बेल्ट खोली और अपनी सीट से उठकर खड़ा हुआ। अंजलि भी उठ गई थी और वो दोनों रोबोट्स बैठे हुए थे अपनी अपनी जगह पर। कुछ देर तक प्लेन उड़ता रहा समुद्र के ऊपर और फिर प्लेन में आवाज आई, हम गिवन लोकेशन पर पहुंच जाएंगे आधे घंटे में। राज के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी।
इस वक्त जैसे कि उसके पापा से रिलेटेड और किसने आखिर में उनके ऊपर अटैक किया था। उसे आइडिया तो था कि ये सब शायद उसके बड़े दादाजी यानी कि जयशंकर ने ही करवाया होगा, लेकिन फिर भी अभी वो कुछ कह नहीं सकता था। थोड़ी देर में उनका प्लेन समंदर से हटकर जमीन के ऊपर उड़ने लगा था। राज ने अंजलि से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा, क्या ये प्लेन किसी भी रडार पर नजर नहीं आता है? अंजलि ने कहा, नहीं, ऐसे कुछ सिस्टम्स लगाए थे तुम्हारे पापा ने कि इसे अभी तक कोई भी सिस्टम नहीं पकड़ पा रहा है। राज ने उसकी बात सुन ली और कुछ उसके बाद नहीं पूछा। प्लेन ने थोड़ी देर बाद यह अनाउंस किया कि वो लोग 5 मिनट में कंपनी के पास पहुंच जाएंगे। राज और अंजलि वापस अपनी सीट्स पर बैठ गए। 5 मिनट बाद प्लेन उनकी कंपनी के ऊपर उड़ रहा था। जब प्लेन नीचे उतरा तो राज और अंजलि प्लेन से नीचे आए और वहां का माहौल देखकर एकदम भौचक के रह गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी बिल्डिंग को तोड़ मरोड़ कर रख दिया गया था। पूरी बिल्डिंग में जगह जगह से धुआं निकल रहा था। राज और अंजलि और दोनों रोबोट्स बिल्डिंग के अंदर घुसने लगे। अंदर घुसते ही राज को दिखा कि वहां पर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। अंदर कुछ रोबोट्स के टुकड़े भी पड़े हुए थे। अंदर घुसते ही राज के दादाजी की जो बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी वो भी बीच से फटी हुई थी। राज जैसे ही आगे बढ़ा उनके ऊपर गोलियां चलने लगी, लेकिन राज इस मोमेंट के लिए तैयार था। राज ने तुरंत अपने चारों तरफ एक एनर्जी का घेरा बनाया और तुरंत ही अपने सूट के थ्रू उड़कर ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गया। उसने तुरंत कंटक को बुलाया और आगे बढ़कर देखने लगा कि किसने गोलियां चलाई थी। थोड़ी ही दूर पर उन्हें 2 रोबोट्स दिखाई पड़े। राज को जैसे ही गुस्सा था उसने बहुत जोर से कंटक चलाया और पहले रोबोट की धज्जियां उड़ गईं। उसके बाद राज ने अगले रोबोट को पकड़ा और उसे मारने ही वाला था कि अंजलि ने आकर उसे रोक लिया और कटार से उसकी गर्दन अलग कर दी। राज ने पूछा, मैं भी तो मारने ही जा रहा था, फिर मुझे क्यों रोका? अंजलि ने कहा, इसलिए रोका कि तुम उसे चूर चूर कर देते। ऐसे उसके अंदर से हम कुछ डेटा निकालकर ये तो देख पाएंगे कि क्या क्या हुआ था या जिसने उसे भेजा था। राज उसकी बात को समझ गया था और उसने नॉड कर दिया। उसके बाद वो लोग उड़कर जल्दी से उस फ्लोर पर पहुंचे जहां पर मास्टर चैतन्य रहते थे और अपनी प्रैक्टिस करते थे। उस फ्लोर पर भी सब कुछ बिखरा हुआ था और चारों तरफ खून के छींटे थे। दीवारों पर तलवारों के तेज निशान थे। राज को घबराहट होने लगी। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा और उसे एक कॉर्नर में मास्टर चैतन्य दिखाई पड़े। उनकी बॉडी एक तरफ लुढ़की हुई थी और उनका हाथ उनके पेट पर था। राज ने देखा कि उनके आसपास चारों तरफ खून ही खून था और बगल में उनकी एक तलवार पड़ी हुई थी जो टूटी हुई थी और उससे एक रस्सी फंसी हुई उनके हाथ में अटकी थी। राज और अंजलि भाग के मास्टर चैतन्य के पास पहुंचे और राज ने उन्हें देखकर कहा, मास्टर चैतन्य, मास्टर जी उठिए, देखिए हम लोग आ गए हैं। लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। राज ने उनकी नब्ज देखी और वो बिल्कुल ही शांत पड़ी हुई थी। राज की आंखों में आंसू आ गए और उसने मास्टर चैतन्य के शरीर को उठाया और उन्हें अंदर के रूम में जाकर बिस्तर पर लिटाया। राज ने उसके बाद उनके पेट के घाव को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से हील करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन घाव हील होने में काफी वक्त ले रहे थे। राज ने अपने अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जीज से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? स्पिरिचुअल एनर्जीज ने जवाब दिया, स्वामी, इन्हें जिस वेपन से मारा गया है वो इस डायमेंशन का नहीं है, दूसरी डायमेंशन का है और किसी डार्क डायमेंशन का है। इसलिए उसकी डार्क एनर्जी भी है यहाँ पर जो उसमें पूरी तरह से हील करने से रोक रही है। राज ने कहा, फिर एक काम करो, मेरे शरीर से निकलकर इनके शरीर में एंटर कर जाओ और इन्हें अंदर से हील करो, जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। स्पिरिचुअल एनर्जीज ने कहा, स्वामी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हमने आपका शरीर छोड़ा तो आपके ऊपर खतरा हो सकता है और दूसरा, हमें ये नहीं पता कि इनका शरीर हमें एक्सेप्ट करेगा या नहीं। राज ने कहा, ठीक है, तो ये मेरा ऑर्डर है कि तुम लोग उनके शरीर के अंदर जाकर इन्हें हील करो। मॉन्क हैं ये, अगर इनका शरीर नहीं एक्सेप्ट करेगा स्पिरिचुअल एनर्जीज को तो और किसका करेगा? स्पिरिचुअल एनर्जीज के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो राज की बॉडी से निकलकर मास्टर चैतन्य की बॉडी में एंटर करने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ढेर सारी रोशनी उनके शरीर के अंदर जा रही थी। उनके एंटर करने के बाद काफी देर तक कुछ भी नहीं हुआ और राज और अंजलि एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रे करते रहे कि सब ठीक हो जाए। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे मास्टर चैतन्य की बॉडी से कालापन गायब होने लगा और उनका नॉर्मल कलर वापस आने लगा। शायद वो डार्क एनर्जीज खत्म हो रही थीं। राज और अंजलि की प्रेयर्स काम कर रही थीं। उनके घाव धीरे धीरे भरने लगे और उनका शरीर वापस से नॉर्मल होने लगा।
जैसे ही उनकी बॉडी हील हुई, राज ने तुरंत नीडल्स निकालकर उनकी बॉडी में चुभोई और उनके डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स को हील करने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद उनकी सांस धीरे धीरे वापस आई और उनके शरीर में थोड़ी सी हरकत हुई। उसके थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, राज, तुम हो क्या? राज को मास्टर चैतन्य से क्या पता चलेगा अटैक के बारे में? क्या राज अपने दादाजी को छुड़ा पाएगा? राज का अगला प्लान क्या होगा? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मनी मैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राज सुपर प्लेन में बैठता है अंजलि के साथ और साथ में 2 रोबोट्स भी बैठते हैं। अंजलि बताती है कि वो रोबोट्स प्लेन को उड़ाने में राज की हेल्प करेंगे। राज को प्लेन में उसके पापा की आवाज सुनाई पड़ती है कि प्लेन में जितने भी फंक्शंस थे वो राज के कमांड से एक्सेसिबल थे। प्लेन हवा में स्टेल्थ मोड यानी कि गायब होकर और पानी के अंदर भी सबमरीन जैसा चल सकता है। राज और बाकी लोग प्लेन में बैठकर निकलते हैं और जब वो थाईलैंड पहुंचते हैं तब पता चलता है कि वहां पर सब लोग मारे जा चुके थे और पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो चुकी थी। अंदर उनका सामना 2 रोबोट्स से भी होता है और उनसे निपटने के बाद राज और अंजलि को मास्टर चैतन्य मिलते हैं जिनकी हालत बहुत खराब थी। राज स्पिरिचुअल एनर्जीज की हेल्प से उन्हें सेव करता है। राज ने कहा, मास्टर जी, आप आराम करिए, अभी आप कमजोर हैं काफी, इस वक्त काफी खून बह गया है आपका। मास्टर चैतन्य ने कराहते हुए कहा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है राज, हमें उन्हें रोकना होगा जल्दी से। राज ने कहा, किसे रोकना होगा मास्टर जी? किसने किया है ये सब? मास्टर चैतन्य ने कहा, मालूम तो है तुम्हें, कोई शक है क्या? कौन हो सकता है इन सब के पीछे? राज ने कहा, शक नहीं है, बस आपसे सुनना था एक बार कंफर्मेशन के लिए। फिर थोड़ा रुककर उसने पूछा, लेकिन अचानक से ये सब किया क्यों उन्होंने? अभी तक तो सब कुछ ठीक था। मास्टर चैतन्य ने कहा, कुछ ठीक नहीं था। वो परेशान तो तुम्हारे आने से पहले से ही थे और बीच में जब उनका ड्रग्स का रैकेट बर्बाद हुआ तो उन्होंने पता करना शुरू किया और आखिरी में उन्हें मालूम ही चल गया कि तुम इसके पीछे थे। बस पिछले कुछ दिनों से वो शायद से तैयारी कर रहे थे हम लोगों से बदला लेने की। अंजलि ने कहा, इस बार तो उन्होंने हद कर दी है। इस तरह से एकदम सामने से अटैक करके दादाजी को लेकर चले जाना, मतलब कि अब उन्हें किसी चीज का डर भी नहीं है और ना ही कोई शर्म। राज ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा, अब की बार मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। दादाजी ने कहा था कि उनके सामने से नहीं भिड़ना है और उनके ग्रुप में शामिल होकर उनका एम्पायर खत्म करना है, इसलिए मैं शांत बैठा था, वरना अपने और अंजलि के पेरेंट्स के बारे में पता चलने के बाद ही मैं उन्हें उसकी सजा देना चाहता था। उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। मास्टर चैतन्य ने अंजलि के सहारे के साथ खड़े होते हुए कहा, इतना आसान नहीं होगा राज, उनके साथ रोबोट्स तो हैं ही, लेकिन साथ में 2 योद्धा भी हैं जो दूसरी डायमेंशन की डार्क पावर्स हासिल करके आए हैं और बहुत ही खतरनाक हैं। राज ने कहा, क्या आप उनके बारे में और कुछ बता सकते हैं? कैसे दिखते थे वो लोग और उनकी पावर्स क्या थी? क्या क्या किया उन लोगों ने यहाँ पर? मास्टर चैतन्य ने कहा, दोनों योद्धा लंबे चौड़े थे और उनकी मार्शल स्किल्स अमेजिंग थी और इसके अलावा वो दोनों होनहार थे बहुत। उन्होंने औरतों और बूढ़ों को भी मारने में जरा सा भी रहम नहीं किया। उनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा थी और उनकी आंखें एकदम लाल थी। उनमें से एक एकदम काला था और दूसरा एकदम सफेद। इसके बाद मास्टर चैतन्य कराहने लगे और मुश्किल से उठ पाए और खड़े हो गए। अंजलि उन्हें सहारा दे रही थी। राज ने कहा, मास्टर जी आराम से, अभी वीकनेस काफी ज्यादा होगी आपको, आप लेटे रहिए। मास्टर चैतन्य ने कहा, मुझे माफ कर दो राज, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन दोनों से एक साथ लड़ना मेरे बूते के बाहर की बात थी और उसी में बहुत सारे रोबोट्स भी थे उनके साथ जो लोगों को मार रहे थे। यहाँ के गार्ड्स ने बहुत बहादुरी से सामना किया उनका, लेकिन अफसोस कि उनकी ताकत के सामने हम हार गए। राज ने कहा,
मास्टर जी, यहाँ गई एक एक जान का बदला लूंगा मैं उन लोगों से, ये मेरा आपसे वादा है। आप आराम कीजिए, मैं तब तक कुछ प्लान करता हूं। मास्टर चैतन्य ने कहा, आराम करने का वक्त नहीं है राज, मुझे बस थोड़ी देर लगेगी। मैं एक पोषण बनाकर पीऊंगा और कुछ देर ध्यान लगाऊंगा तो मेरी पावर्स फिर से वापस आ जाएंगी। हमें ब्लैक ड्रैगन के गढ़ में जाना है तो सारे रिसोर्सेज की जरूरत लगेगी। तब तक तुम और अंजलि यहाँ के सीसीटीवी कैमरास और डेटा को चेक करके उन लोगों की फुटेजेस निकाल कर देखो कि वो लोग कैसे थे। तुम्हें प्रिपेयर करने में आसानी होगी। दुश्मन को अगर समझने का मौका मिले तो कर लेना चाहिए। राज और अंजलि दोनों को ये आइडिया अच्छा लगा और वो लोग उन दोनों रोबोट्स के साथ अंदर फुटेजेस तलाश करने निकल गए। वो लोग वहां से निकलकर कंट्रोल रूम गए और मास्टर चैतन्य अपने लिए दवा और पोषण का इंतजाम करने के लिए। कंट्रोल रूम में हर तरफ सारी चीजें तहस नहस हो चुकी थीं और आग लगी हुई थी वहां पर। अंजलि ने झट से फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढा और वहां की आग बुझाई, लेकिन सारे सिस्टम्स में तलाश करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वो लोग और सारे कैमरा और सिस्टम पर ढूंढते रहे, लेकिन सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी। राज ने कहा, उन लोगों ने सारे फुटेजेस मिटा दी हैं। उन्हें पता था कि हम उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। अचानक से अंजलि को कुछ याद आया और उसने कहा, राज, जो दोनों रोबोट्स को हमने स्टार्टिंग में मारा था उनके अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। शायद वो उनके ही रोबोट्स थे। हालांकि पक्का तो नहीं कह सकती कि उनके अंदर भी फुटेजेस होंगी या नहीं, बट मुझे लगता है कि एक बैकअप ड्राइव तो होगी अंदर कहीं ना कहीं। उसके बाद वो दोनों फिर से नीचे आए और उन दोनों रोबोट्स के पार्ट्स के पास खड़े हुए। अंजलि ने राज की तरफ देखा और फिर जिस रोबोट का सर काटा था उसके पार्ट्स डिसमेंटल करके उसके अंदर से ड्राइव निकालकर डेटा चेक करने लगी। जब ड्राइव मिल गई तब उसने कहा, देखा राज, इसीलिए मैं तुम्हें इन्हें खत्म करने से रोक रही थी। फिर उस ड्राइव को लेकर वो लोग एक बड़े से हॉल में आ गए और अपने साथ वाले रोबोट्स से बोलकर उसकी फुटेज को वहीं दीवार पर प्रोजेक्ट किया। वीडियो शुरू होते ही उन्होंने देखा कि पहले सब कुछ नॉर्मल था, लोग काम कर रहे थे। अचानक से एक बड़ा सा धमाका हुआ और सामने वाले गेट का पूरा हिस्सा ही उड़ गया। गेट के गिरते ही अंदर से 4-5 गार्ड्स दौड़कर गेट के पास गए, लेकिन उनके पहुंचते ही इतनी गोलियां चली कि वो लोग कटे हुए पेड़ की तरफ वहीं जमीन पर गिर गए। उसके बाद एक और धमाका हुआ और सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और छिप गए। इसके बाद बाहर से पहले कुछ रोबोट्स अंदर दाखिल हुए और उनके पीछे 2 आदमी। राज ने गौर से देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों इस दुनिया के ही ना हों। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं थे। एक एकदम सफेद था उनमें से और दूसरा एकदम काला, ठीक जैसा मास्टर चैतन्य ने बताया था। अंदर घुसते ही उन्होंने रोबोट्स को रुकने का इशारा किया और फिर अपनी तलवारें निकाली। काले वाले के हाथ में 2 छोटी तलवारें थीं और सफेद वाले के हाथ में एक बड़ी तलवार थी। उन दोनों ने उसके बाद छिपे हुए लोगों को निकालकर ऐसे काटना शुरू कर दिया जैसे वो इंसानों को नहीं बल्कि फसलों को काट रहे थे। तकरीबन वहां मौजूद 20 लोगों को मारने के बाद वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए और वहां पर वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए और उन्होंने रोबोट्स को इशारा कर दिया। रोबोट्स ने उसके बाद अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। पूरा फ्लोर तहस नहस कर दिया उन्होंने। जो भी जिंदा निकल रहे थे वहां से उनको वो दोनों वहीं पर मार दे रहे थे। राज और अंजलि को ये देखकर गुस्सा इतना आ रहा था कि अगर उनके सामने वहां पर कोई होता उन दोनों में से तो शायद वो उन्हें छोड़ता नहीं। उसके बाद वो दोनों खड़े हो गए और नीचे से राज के बड़े दादाजी आए और उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे और वहीं कुर्सी पर बैठ गए। रोबोट्स ने पूरा फ्लोर तबाह करने के बाद जैसे ही ऊपर की तरफ कदम बढ़ाया, मास्टर चैतन्य ऊपर से अपनी तलवार के साथ नीचे कूद कर आ गए। उन्होंने अपनी तलवार से खटाखट तकरीबन 2-3 रोबोट्स को मार दिया और उसके बाद बाकी सबसे जूझने लगे। राज के बड़े दादाजी ने उन दोनों योद्धाओं से कुछ कहा और उन दोनों ने नॉड किया और उसके बाद दोनों खड़े होकर मास्टर चैतन्य के सामने आ गए। काले वाले के हाथ में उसकी दोनों तलवारें थीं और सफेद वाले ने अपनी बड़ी तलवार निकाल ली थी। काला वाला फाइटर मास्टर चैतन्य के लेफ्ट में गया और सफेद वाला राइट में। उसके बाद काले वाले ने घूमकर एक के बाद एक तलवार के वार मास्टर चैतन्य के ऊपर करने शुरू कर दिए। मास्टर चैतन्य ने अपनी तलवार से उसके वारों को रोका और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तभी सफेद वाले ने एक जोरदार किक पीछे से मारी उन्हें। मास्टर चैतन्य नीचे गिर गए और उनके गिरते ही काला वाला फिर से उनके ऊपर टूट पड़ा। मास्टर चैतन्य ने उसे अपनी तलवार से ब्लॉक किया और उसे तलवार से मारने की कोशिश की, लेकिन उनके वार से पहले ही वो हवा में उछल चुका था।
मास्टर चैतन्य ने जैसे ही देखा कि वो हवा में था, उन्होंने घूमकर एक किक मारी और वो काला वाला जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाते, सफेद वाले ने तलवार से उनके पैरों पर वार कर दिया। मास्टर चैतन्य ने बचने की कोशिश की, लेकिन उनके राइट पैर पर गहरा घाव हो चुका था। वो अपनी तलवार के सहारे जमीन पर खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस सफेद वाले ने एक किक मार के उनकी तलवार को दूर फेंक दिया। इससे पहले कि मास्टर चैतन्य कुछ और रिस्पॉन्ड कर पाते, दोनों ने मिलकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। उस काले वाले ने अपना हाथ आगे किया और उसके हाथों में एक अजीब सा कंटक से मिलता जुलता वेपन प्रकट हो गया, और उसके बाद उसने उस वेपन से मास्टर चैतन्य को मारना शुरू कर दिया। हर एक वार के साथ उनके शरीर से खून बहता जा रहा था और उन दोनों की शक्लों पर जरा सी भी शिकन नहीं दिखाई पड़ रही थी। जब वो आखिर में उन्हें मारने ही वाले थे कि राज के बड़े दादाजी ने कुछ इशारा किया। शायद वो ये कह रहे थे कि मास्टर जी को वो खुद मारेंगे, और उसके बाद उस सफेद वाले ने अपनी तलवार जयशंकर को दे दी। जयशंकर ने तलवार ली और आराम से चलता हुआ मास्टर जी के पास आया और उनके पास खड़ा हुआ, और उसने कुछ बोला और फिर तलवार उठाकर मास्टर जी के पेट में भोंक दी। मास्टर दर्द के मारे सिहर उठे और उसके बाद मोशनलेस पड़ गए। उनके चारों तरफ खून ही खून हो चुका था। तभी राज के पीछे से आवाज सुनाई पड़ी, मैं लकी हूं कि तुम्हारे बड़े दादाजी ने मुझे मारा था, शायद इसीलिए मैं बच गया। अगर इन दोनों ने मारा होता तो शायद इस जन्म में हमारा मिलना इम्पॉसिबल होता। मास्टर चैतन्य को ठीक देखकर राज ने कहा, मास्टर जी आप ठीक है ना, कैसा फील कर रहे हैं? मास्टर चैतन्य ने कहा, असली से भी बेहतर, अब मैं पूरी तरह से ठीक और एनर्जेटिक फील कर रहा हूं। राज ने उसके बाद पूछा, मास्टर जी बड़े दादाजी ने आपसे क्या कहा था? मास्टर चैतन्य ने एक लंबी सांस ली और कहा, उन्होंने कहा कि ना तुम विराज को बचा पाए थे, ना ही राज और उसके दादा को बचा पाओगे। फिर कुछ रुक कर बोले, मैं अपना फर्ज शायद सही से नहीं निभा पाया। उनकी आवाज थोड़ी भर्राई हुई सी आ रही। राज उनकी बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाया और उसने कहा, मास्टर जी जो भी मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आइए आगे की फुटेजेस देखते हैं कि दादाजी के साथ क्या किया इन लोगों ने। उसके बाद राज और वो लोग फुटेज देखने लगे। फुटेज में आगे जयशंकर वहीं बैठा रहा और उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए उन दोनों फाइटर्स को, और वो दोनों कुछ रोबोट्स को जयशंकर के पास छोड़कर गए। उसमें वो भी रोबोट था जिसकी ड्राइव से वो लोग फुटेज देख रहे थे, इसलिए उन्हें आगे कुछ नहीं दिखा। सिर्फ थोड़ी देर बाद जब वो लोग राज के दादाजी को खींचते हुए लेकर आए तभी दिखाई दिया। राज के दादाजी के मुंह से खून बह रहा था और उनकी व्हील चेयर नहीं थी, जिसकी वजह से वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। उन दोनों ने उनके ऊपर तलवार तान दी, लेकिन जयशंकर ने रोक दिया और कुछ बोला, जिसके बाद उस सफेद वाले ने जोर से उनके सर पर तलवार मारा और उनके बेहोश होने के बाद उन्हें कंधे पर उठाकर लेकर चले गए। जाते हुए उन्होंने इन दोनों रोबोट्स को यहीं पर रुकने के लिए इंस्ट्रक्ट कर दिया। राज की मुट्ठियां कस चुकी थी। क्या राज अपने दादाजी को जयशंकर के चंगुल से बचा पाएगा? कौन है वो दोनों फाइटर्स जिन्होंने इतने लोगों को मार दिया और रिएक्ट भी नहीं किया? क्या राज उन दोनों फाइटर्स को हरा पाएगा? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मनी मैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राज और अंजलि ने थाईलैंड पहुंचकर मास्टर चैतन्य की जान बचाई। मास्टर चैतन्य ने उसके बाद बताया कि ये उसके बड़े दादाजी का किया धरा था। राज और अंजलि उसके बाद फुटेजेस खोजते हैं और एक फुटेज में उन्हें दिखाई पड़ता है कि रोबोट्स के साथ दो फाइटर्स आते हैं जो किसी भी एंगल से नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे थे। वो लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं और उनके साथ रोबोट्स थे जो और तबाही मचाते हैं। राज देखता है कि मास्टर चैतन्य उन लोगों से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो तरफा हमले की वजह से वो हार जाते हैं और जयशंकर उनके पेट में तलवार भोंक देता है। उसके बाद वो लोग राज के दादाजी के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें बेहोश करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। राज की मुट्ठियां कस चुकी थीं और उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कहा, चाहे जो भी हो जाए मुझे इन लोगों से बदला लेना है। अब उनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। मास्टर चैतन्य ने कहा, राज ये लोग यही चाहते हैं कि तुम जल्दबाजी में आकर इन पर हमला करो और ये लोग तुम्हें मार सकें, इसलिए अभी थोड़ा सा ठहरने की जरूरत है। राज ने कहा,
लेकिन इस डर से हम चुप भी तो नहीं बैठ सकते हैं, आखिर दादाजी को छुड़ाने तो चलना ही है। मास्टर चैतन्य ने कहा, हाँ चलना है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक फॉर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, चक्रव्यूह जैसी एक फॉर्मेशन। उन्हें मालूम है कि मैं मर चुका हूं, तो उनके लिए भी सरप्राइजिंग होगा। और साथ ही साथ तुमने उन दोनों फाइटर्स का कोऑर्डिनेशन देखा ना, अभी बहुत ही कमाल का है। अगर हम लोग भी कोऑर्डिनेटेड अटैक्स या डिफेंस नहीं करेंगे तो हम लोग इजीली हार जाएंगे। राज को मास्टर जी की बात समझ में आ रही थी। उसने कहा, मास्टर जी आप बताइए कि क्या प्रैक्टिस करना है और कैसे करना है। मास्टर चैतन्य ने कहा, द्वापर युग में एक बड़े ऋषि हुए थे, ऋषि अनगुन। उन्होंने एक फॉर्मेशन का इजाद किया था जो 3 लोगों को लेकर बनाई जाती है। आओ हम चलते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद मास्टर चैतन्य एक तरफ निकले और कंपनी के पीछे पहुंच गए और वहां पर उन्होंने राज और अंजलि से कहा, अंजलि तुम राज की तरफ पीट करके खड़ी हो जाओ। अंजलि ने वैसे ही किया। उसके बाद राज ने उनका इशारा देखा और थोड़ा सा तिरछे होकर खड़ा हो गया। मास्टर चैतन्य उसके बाद उन लोगों की बगल में आकर खड़े हो गए। मास्टर चैतन्य ने कहा, राज तुम उछलकर एक स्ट्राइक करो फॉरवर्ड, और अंजलि तुम उसी वक्त नीचे से स्लाइड करके जाना और स्ट्राइक करना। उसी वक्त पर मैं तुम्हारे ऊपर आते हुए वार को डिफेंड करूंगा। इस तरह से कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक से ही हम उनसे लड़ पाएंगे। आओ प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद उन लोगों ने कुछ देर तक उस फॉर्मेशन को प्रैक्टिस किया। उसके बाद राज ने उनसे पूछा, मास्टर जी ये लोग दादाजी को लेकर के कहाँ गए होंगे और दादाजी अभी तक ठीक तो होंगे? मास्टर चैतन्य ने कहा, वो लोग अभी तुम्हारे दादाजी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम्हें ल्योर करने का वही एक जरिया है, इसलिए शायद उन्हें उस वक्त जिंदा छोड़ दिया था, वरना पूरी बिल्डिंग में किसी को नहीं छोड़ा उन लोगों ने। लकीली संडे था तो हमें छोड़कर सिर्फ 30-35 लोग ही थे बिल्डिंग में, वरना नॉर्मली तो कम से कम 200 लोग होते हैं बिल्डिंग में। राज ने कहा, लेकिन इतने निर्दोष लोगों को इतनी बेरहमी से मारने की सजा तो उन्हें मिलेगी ही। आप ये बताइए कि चलना कहां पर है? मास्टर चैतन्य ने कहा, आओ एक मैप है वो देखते हैं। मैप खोलने पर राज ने देखा कि वो एक छोटे से आइलैंड का मैप था और उस पर एक कैसल बना हुआ था। मास्टर चैतन्य ने बताया, ये कैसल अरेबियन सागर में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में है, जिस पर किसी भी देश का कब्जा नहीं है, और इस पर मौजूद इस कैसल में सारे इलीगल ब्लैक मार्केट से जुड़े दुनिया भर के काम होते हैं। इसका पता किसी को नहीं है और न ही दुनिया के मैप पर कोई इस आइलैंड को पाएगा। इस आइलैंड को एक आर्मी फोर्ट की तरह समझो। यहाँ पर चारों तरफ हाई एंड सेंसर्स लगे हुए हैं जो हवा के प्रेशर में जरा सा भी चेंज होने पर वार्निंग दे देते हैं, इसलिए उड़कर जाना ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हर जगह ऑटोमेटिक मशीन गन्स लगी हैं जो रात भर में मोशन सेंस पर चलती हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई भी रात में उस एरिया में टहलता है, यानी कि कैसल के बाहर, तो चाहे उनका आदमी हो या बाहरी, उस पर गोलियां चल जाती हैं। इनको पार करके अगर हम आगे बढ़ पाए तो आगे चारों तरफ एक पुराने जमाने जैसी दीवार है जो सिक्योरिटी के पर्पस से बनी है, और वहां पर रोबोट्स की एक पूरी आर्मी रहती है जो गश्त करती रहती है। और उसके आगे इस कैसल में क्या है इसको कोई नहीं जानता। वहाँ लोग कहते हैं कि नरक का दरवाजा है, इसलिए कोई भी गवर्नमेंट इसे डिस्क्लोज नहीं करती है। राज सोचने लगता है और पूछता है, पानी का क्या सीन है? अगर हम पनडुब्बी से जाने की कोशिश करेंगे तो? मास्टर चैतन्य ने कहा, ये जो पूरा एरिया है ये ब्लू जोन है, यानी कि यहाँ पर व्हेल्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, और जहाँ व्हेल्स का झुंड होता है वहाँ पर पनडुब्बी लेकर जाना इतना आसान ऑप्शन नहीं है, इसलिए कभी इस तरफ सोचा नहीं गया। राज ने कहा, ठीक है तो फिर हम पानी के अंदर से ही चलेंगे। मास्टर चैतन्य ने कहा, लेकिन ये तो सुसाइड जैसा होगा। इतनी वेल्स के बीच से हम प्लेन को आसानी से लेकर नहीं जा सकते, बल्कि वहाँ पर नीचे काफी पहाड़ भी हैं, जिसकी वजह से हर वक्त एक्सीडेंट का खतरा रहेगा। राज ने कहा, सबको सही सलामत पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, आप निश्चिंत रहिए। मास्टर चैतन्य ने उसकी बात सुनकर नोट कर दिया और अंजलि ने भी। फिर अंजलि ने पूछा, निकलना कब है? मुझे थोड़ा सा काम है। राज और मास्टर चैतन्य दोनों हैरान थे। मास्टर चैतन्य ने पूछा, अब क्या करना है? अंजलि ने कहा, मैं तैयारी के लिए ही एक उनका रोबोट ठीक करके उसे रिप्रोग्राम करके अपने साथ ले चलना चाहती हूँ।
राज और मास्टर चैतन्य को इस आइडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रास्ता तकरीबन 2 घंटे का था, इसलिए रात में चलने का डिसीजन लिया उन लोगों ने। राज ने मास्टर चैतन्य से पूछा, इस बिल्डिंग में कहीं कुछ वेपन्स हैं क्या? मास्टर चैतन्य ने कहा, कुछ मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स के प्रोटोटाइप्स रखे हैं। बाकी उन लोगों ने सबसे पहले जो डिफेंस रिसर्च का फ्लोर था उसी को उड़ा दिया था, और आज एम्प्लॉइज न होने की वजह से ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं थी। राज ने कहा, जो भी है यहाँ पर उसे लेकर हम इन रोबोट्स को दे देंगे। फिर शाम तक राज, अंजलि, मास्टर चैतन्य, राज के 2 रोबोट्स और एक ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का रोबोट जिसे अंजलि ने ठीक करके और रीप्रोग्राम करके तैयार किया था, सब रेडी हो चुके थे। मास्टर चैतन्य ने कहा, ये काम जो हम करने जा रहे हैं आसान नहीं होने वाला है। ऐसे पूरे चांसेस हैं कि हम वहां से वापस जिंदा ना निकल पाएं, और वहां पर क्या क्या खतरे मिलेंगे हम ये भी नहीं जानते हैं। थोड़ी देर हम लोग अपनी सांसों पर फोकस करके अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब अंधेरा घना हो गया तो सारे लोग प्लेन के अंदर चढ़ गए। प्लेन अभी भी स्टेल्थ मोड पर था। प्लेन स्टार्ट होने के बाद कुछ देर जमीन के ऊपर उड़ता रहा। फिर जैसे ही समंदर के ऊपर प्लेन पहुंचा, राज ने कहा, जब हम लोग उस आइलैंड के 50 मील के रेडियस में पहुंचेंगे हम पानी के अंदर चले जाएंगे। शायद उन्हें अभी इस प्लेन के बारे में और हमारे प्लान के बारे में जानकारी नहीं होगी, इसलिए हमारा अटैक उनके लिए सरप्राइज होगा। सब ने नॉड किया और फिर कुछ देर के बाद जब डिस्टेंस 50 मील ही बची तो प्लेन को पानी के अंदर उतार दिया गया। प्लेन पानी के अंदर उतरने के बाद करीब 1000 फीट नीचे चला गया। चारों तरफ घुप अंधेरा था और बस प्लेन की लाइट्स के दम पर वो लोग चल रहे थे। प्लेन को काफी धीमा कर दिया गया और प्लेन पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। प्लेन के चारों तरफ अलग अलग तरह के जानवर प्लेन के शीशे से दिखाई पड़ रहे थे। ऑक्टोपस, स्क्विड्स, शार्क्स और भी कुछ अलग अलग तरह के जानवर थे। राज उनको देखकर मस्मराइज्ड था। अचानक ही उनके रडार पर कुछ सिग्नल्स आने लगे। आगे पहाड़ थे पानी के अंदर और वेल्स भी थी वहीं पर, तो वो एरिया नेविगेट करना काफी मुश्किल था। लेकिन राज और उस रोबोट ने मोर्चा संभाल लिया था। कुछ दूर पर उन्हें एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई पड़ा। राज ने उसके ऊपर प्लेन को ले लिया। पहाड़ पार करते ही उसके सामने वेल्स का पूरा झुंड आ गया। राज और रोबोट ने मिलकर बड़ी मुश्किल से प्लेन को नेविगेट किया और उस झुंड के पार निकला। उस झुंड को पार करते ही सामने एक और पहाड़ आ गया जो काफी ऊंचा था। राज को प्लेन तुरंत एकदम ऊपर खींचना पड़ा और वो पहाड़ बचाते बचाते भी उसके निचले हिस्से पर स्क्रैच आ गया। सबकी सांसें हलक में अटकी हुई थी। राज ने कहा, अब थोड़ी ही देर में हम आइलैंड में पहुंचने वाले हैं, सब लोग तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद प्लेन एकदम धीमा हो गया। राज ने जब देखा कि सामने अब सिर्फ आइलैंड का बेस था तो उसने प्लेन की लाइट्स ऑफ कर दी। थोड़ी देर तक वो लोग वहां पर वेट करने लगे कि कोई हरकत होती है या नहीं। जब कोई हरकत नहीं हुई तो मास्टर चैतन्य ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, प्लेन को सरफेस तक ले लो और फिर हम लोग निकल कर चलते हैं। राज ने कहा, मोशन सेंसर्स का क्या करेंगे, कुछ सोचना पड़ेगा। अंजलि ने कहा, उससे डील करने का आइडिया सोच लिया है मैंने। राज ने पूछा, क्या? अंजलि ने कहा, मैं ढेर सारे ड्रोन्स लेकर आई हूँ, हम उनको हर डायरेक्शन से उड़ाकर वहां इंस्टॉल्ड मशीन गन्स पर अटैक करवा सकते हैं। राज ने कहा, लेकिन उससे तो ये पता चल जाएगा कि किसी ने अटैक किया है और ड्रोन्स उन मशीन गन्स का सामना नहीं कर पाएंगे। अंजलि ने कहा, मोशन सेंसिंग मशीन गन्स से हम वैसे भी नहीं बच सकते हैं, कम से कम ड्रोन के अटैक से एक क्योस मच जाएगा और हम इसी बात का फायदा उठाकर पीछे की तरफ से अटैक कर सकते हैं। राज ने अंजलि की बात सुनकर मास्टर चैतन्य की तरफ देखा। उनको भी शायद यही ऑप्शन सही लग रहा था। राज ने कहा, ठीक है, फिर लॉन्च करो। अंजलि ने उसके बाद ड्रोन्स को लॉन्च कर दिया। उनका कंट्रोल रोबोट को दे दिया ताकि वो एक साथ इतने सारे ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकें। राज और बाकी लोग सरफेस के पास आ गए और छुपे थे। उसके बाद राज ने रोबोट को इशारा किया। रोबोट ने एक बटन प्रेस किया और चारों तरफ से ड्रोन्स से फायर करते हुए अटैक कर दिया। अचानक से पूरा आइलैंड जो एकदम शांत लग रहा था जैसे जाग गया, जैसे चारों तरफ से आतिशबाजियां होने लगी। हालांकि वो ड्रोन्स उन मशीन गन्स के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकते थे, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन जरूर क्रिएट कर रहे थे। उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर राज और बाकी लोग उन तीनों रोबोट्स के साथ पीछे की तरफ पहुंचे और वहां पर रोबोट्स ने उन मशीन गन्स को शूट कर दिया। राज ने स्पिरिचुअल एनर्जी का सर्कल बनाकर सबको बचा कर रखा था। मशीन गन्स के गिरने के बाद राज और बाकी लोग आगे बढ़े और उस दीवार के पास पहुंच गए
जिसके पार उन्हें रोबोट्स से जूझना था। अंजलि ने शायद इसी पल के लिए ब्लैक ड्रैगन के रोबोट को रखा था। अंजलि ने राज की तरफ देखा। राज ने जैसे ही नोट किया, अंजलि ने उस रोबोट को उस पार जाने का इशारा किया। अंजलि का इशारा पाकर वो रोबोट दीवार पर चढ़ने लगा और उस पार कूद गया। राज ने पूछा, तुमने उसे इंस्ट्रक्शन क्या दिया है? अंजलि ने कहा, मैंने उसे कुछ और रोबोट्स की प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए कहा है। जब वो इनिशियली जाएगा तो शायद उन लोगों को यही लगेगा कि ये उनके साथ है और इसी का फायदा उठाकर वो कुछ रोबोट्स को शट डाउन कर देगा और हम लोग उनकी प्रोग्रामिंग चेंज कर देंगे। क्या राज अपने दादाजी को आजाद करवा पाएगा? क्या राज उन लोगों से अपना बदला ले पाएगा? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मनी मैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।